आज का केस काफी हैरान कर देने वाला है, जहां एक कुत्ते ने पुलिस को बता दिया कातिल का नाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। जब आप लोग इस कहानी को सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, और रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी है। काफी आपको बता दें, ये कहानी जो बंगाल है, राज्य बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर पर एक दूसरा जिला है जिसका नाम हुगली जिला। हुगली जिले में एक इलाका है उत्तरपाड़ा। उत्तरपाड़ा के कौन नगर में एक कौन नगर इलाका है, एक क्षेत्र है, एक चौल जैसा। उस चौल में एक अचानक, आपको बता दें, 18 फरवरी की रात को अचानक बच्चे की चीखने की आवाज आती है। बच्चा कस के चिल्लाता है, यानी जैसे कोई इसके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहा है। ऐसे चिल्लाने की अचानक आवाज आती है और फिर वो आवाज शांत हो जाती है। आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि आवाज आई कहाँ से। लोग बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ, या यानी समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है, या आवाज आई कहाँ से एक मासूम बच्चे की। अब तो जब मोहल्ले के लोग आसपास घूमते हैं और जाकर देखते हैं तो एक घर रहता है। एक घर खुला हुआ है और उस घर के अंदर खून से लथपथ एक 4 साल का मासूम बच्चा पड़ा है। ये सारा क्राइम सीन देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। एक 4 साल की मासूम को कौन मारकर चला गया? दरवाजा खुला हुआ है और खून से लथपथ उसकी बॉडी पड़ी हुई है। बॉडी को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था उस 4 साल के बच्चे को कि वजन हथियार और ईंटे से उसके सिर को कुचल दिया गया था, और जो टेबल होता है, मेज यानी लकड़ी का, उससे भी मारने की कोशिश की गई थी, उस पर भी खून लगा हुआ था। अब तुरंत उत्तरपाड़ा पुलिस को वहाँ के स्थानीय लोग, यानी जो आसपास रहते हैं पड़ोसी, वो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को। इन्फॉर्म करने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुँचती है और सीन ऑफ क्राइम को, यानी उस सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करती है। और फिर फॉरेंसिक की टीम भी पहुँचती है आनन फानन में और वहाँ पर सबूत यानी एविडेंस इकट्ठा करना शुरू करती है। अब मामला ये था कि इस 4 साल के मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी? कौन इसको मारेगा? कि उसका मकसद क्या था इस 4 साल के बच्चे को मारने का? माँ बाप को मारता, समझ में आता, दुश्मनी होगी, क्या होगा? लेकिन 4 साल के मासूम बच्चे को मारने के पीछे का मकसद क्या था, ये पुलिस को तलाश करना था। अब आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पहले पुलिस उस घर को अच्छे से देखती है। घर को अच्छे से इसलिए देखती है क्योंकि घर को देखने के बाद ही पता चलेगा कि कातिल किस मकसद से आया था। अब घर को देखने के बाद कैसे पता चलेगा? अब पुलिस क्या करती है, सारे जो विंडोज हैं, यानी जो खिड़की हैं, जो दरवाजे हैं, उन्हें ध्यान से देखती है। जो सिटकिन यानी जो कड़ी लगी होती है दरवाजों में, उसे देखती है, और जो खिड़की है उसे देखती है। तो खिड़की को भी तोड़ा नहीं गया था, यानी खिड़की के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, ना कि तोड़कर कोई एंट्री हुई थी खिड़की से भी। अब पुलिस दरवाजे पर गौर करती है तो दरवाजे में भी कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था, यानी कि कड़ी को तोड़कर अंदर घुसा है या धक्का मारकर अंदर घुसा है, यानी कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। कोई यानी फोर्सफुली इस घर के अंदर एंटर नहीं किया है। अब पुलिस ये सब जांचने के बाद अब आगे बढ़ती है और पूरे घर के सामान को, यानी जो भी कीमती सामान है उन्हें देखती है। जो ड्रॉर है, जो भी अलमारी है, जो भी यानी जहाँ जहाँ कीमती सामान रखे जाते हैं, वहाँ की सारी चीज़ों को जब पुलिस ध्यान से देखती है तो सब सामान जस के तस पड़े हैं, यानी कोई वहाँ छुआ तक नहीं है उन सामानों को। अब पुलिस ये सोचने लगती है, कातिल आया, 4 साल के बच्चे को मारा, कोई चोर आएगा, चोरी करने लगेगा। जो लड़का है 4 साल का, श्रेयांशु इसका नाम है, श्रेयांशु अगर उसका विरोध करेगा तो शायद हो सकता है कि वो चोर अपने बचने के लिए या ये शोर ना करे इसकी वजह से उसे मार दे। लेकिन चोरी भी नहीं हुई है तो चोर यानी चोरी के मकसद से कोई आया नहीं है, ना फोर्सफुली कोई घर के अंदर एंटर किया है। अब पुलिस को तब तक एक डॉग बैठा था, उसी घर के अंदर एक कुत्ता बैठा हुआ था, डॉग। अब उस डॉग पर पुलिस की नजर पड़ती है और जैसे यानी जब इस घर में एंटर की थी तो वो कुत्ता भौंकने लगा था और फिर शांत होकर बैठ गया, क्योंकि पुलिस उसे शांत की, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना था। अब पुलिस की नज़र उस कुत्ते पर जाती है। अगर कोई भी बाहर का कोई भी आएगा तो जरूर ये डॉग भौंकने लगेगा या चिल्लाने लगेगा, शोर करने लगेगा। तब
आस पड़ोस के लोग सुने होंगे। अब पुलिस की सभी आस पड़ोस वालों को बुलाती है और घर वाले भी तब तक पहुंच जाते हैं, यानी जो श्रेयांशु के पिता हैं वो भी पहुंच जाते हैं और जो माता है, जो श्रेयांशु की माँ है, वो भी पहुंच जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि पड़ोसियों से सवाल जवाब शुरू होता है। पहले सवाल तो ये था कि तुमने ये डॉग को भौंकते हुए देखा, यानी भौंकते हुए या चिल्लाते हुए देखा क्या? तब पड़ोसियों ने कहा नहीं, कोई चिल्लाने या कुत्ते की भौंकने की आवाज़ नहीं आई। अब सवाल ये था कि कुत्ता भी नहीं भौंका और उसके बाद कोई फोर्सफुली एंटर्ड भी नहीं किया गया, तो मारा कौन? घर के अंदर घुसा कौन? कोई भी डॉग हो अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता है, लेकिन ये डॉग भूखा क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस क्या करती है, एविडेंस तो कलेक्ट कर रही थी। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे, कोई सबूत यानी कोई लीड हाथ, कोई ब्रेक थ्रू हाथ नहीं लग रहा था कि इस केस में आगे बढ़ा जा सके। इस 4 साल के बच्चे को कौन मारा? तब तक पुलिस को एक और बड़ी लीड मिलती है, लेकिन वो लीड किसी काम की थी नहीं। आपको बता दें, वो लीड ये थी कि ये बच्चा कि कुछ दिनों पहले उस स्कूल में एक छोटे से बच्चे के साथ झगड़ा हुआ था जो इसके क्लास में पढ़ता है। अब काफ़ी बड़ा दोनों के बीच यानी झगड़ा हुआ था बच्चों के बीच। अब उस झगड़े के चलते दोनों की दुश्मनी तो थी, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर गुस्सा तो होते थे, लेकिन कोई बच्चा झगड़ा के कारण इस तरह का कदम, इस तरह का मर्डर नहीं करेगा। कोई 4-5 साल का बच्चा, ये 4 साल का श्रेयांशु है, 4-5 साल का वो भी लड़का है, तो मर्डर तक बात नहीं आती और वो कर भी नहीं पाएगा ये बात। उसको हिम्मत भी नहीं है इतनी, एक मासूम बच्चे के कि किसी का मर्डर कर दे, किसी बच्चे का, वो भी अपने दोस्त का। अब सवाल ये था कि किया कौन? पुलिस को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस क्या करती है, अब इलाके के सारे सीसीटीवी खंगालने लगती है। एक टीम सारे सीसीटीवी खंगालती है और एक टीम परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ करती है। घुमा फिरा कर एक ही सवाल जवाब शुरू रहता है। अब पुलिस को कोई लीड हाथ नहीं लगती है, तो पुलिस सबका कॉन्टैक्ट नंबर जमा करती है। पहले तो पूरे परिवार का कॉन्टैक्ट नंबर लेती है और सारे CDR निकालती है, यानी कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद एक नंबर से कई बार बात होती थी और एक नंबर अचानक बंद चालू होता था। अब पुलिस को CCTV में भी एक औरत दिखती है जो मास्क लगाकर जा रही है, मास्क लगाकर यहाँ से इस घर से जा रही है। अब पुलिस देखती है कि ये महिला है कौन, तो पता चलता है कि ये इशरत परवीन है, जो श्रेयांशु की माँ है, उसकी सहेली है। अक्सर घर में आया जाते यानी हरदम ही आती जाती रहती है। अब इशरत परवीन से पूछताछ की जाती है, तो इशरत परवीन बोलती है कि जो बच्चे की माँ है, जो 4 साल का श्रेयांशु है, जो हमारा बेटा है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती है और बताती है कि जो उसकी मम्मी है शांता, उससे मैं मिलने आया करती हूँ, ये मेरी बचपन की दोस्त है उनकी माँ, और काफ़ी सालों से आती है, कुछ नई बात नहीं है। जब शादी नहीं हुई थी श्रेयांशु की माँ की, तब से आ रही है और अभी भी आती है, कल भी आई थी। लेकिन अब पुलिस भी छोड़ देती है पूछताछ के बाद। लेकिन अब पुलिस यहाँ पर CDR निकाल रही थी, सबका कॉल डिटेल में पुलिस एक बात का गौर करती है कि जो इशरत परवीन है, इसका कांटेक्ट 6 घंटे बंद रहता है। 6 यानी जब ये यहाँ पर यानी जो श्रेयांशु के घर पर रहती है तो इसका नंबर बंद था, और 6 घंटे बाद जहाँ ये रहती है उस इलाके में जाकर ये नंबर चालू होता है वाटगंज में, जहाँ पे कोलकाता में रहती है वाटगंज में चालू होता है और यहाँ पर आकर बंद होता है। यानी 6 घंटे नंबर यहाँ पर बंद क्यों था, ये भी बड़ा सवाल था। अब पुलिस इशरत परवीन को वापस उठाती है और पूछताछ यानी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करती है। ये बार बार कहानियों को घुमा रही थी और अपने बचपन की दोस्ती की मिसाल पेश कर रही थी, लेकिन पुलिस जब कड़ाके से पूछताछ करना शुरू की तो आखिरकार ये टूट जाती है। और टूटने के बाद जो कहानी सामने आती है, जो महिला श्रेयांशु की माँ शांता से लगभग 10, 15, 20 सालों से उसकी दोस्त है, उसके 4 साल की मासूम बच्चे को क्यों मार डाली, जब ये कहानी आप लोग सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी 10 साल पहले की है, जब इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। शांता और इशरत परवीन, शांता श्रेयांशु की माँ है। शांता और इशरत परवीन ये दोनों एक अच्छी सहेली हैं, स्कूल टाइम से एक अच्छी दोस्त हैं। दोनों फिजिकल रिलेशन में हैं, यानी दोनों समलैंगिक, यानी आपको बता दें आपस में ही संबंध बनाते थे। दोनों महिलाएं फीमेल आपस में संबंध बनाती थी, यानी इनका आपस में ही अफेयर था और आपस में ही संबंध भी बनाती थी। अब ये बात परिवार वालों को पता चल गई। परिवार वालों को जब ये बात पता चली तो परिवार वाले काफ़ी गुस्सा हुए और ये आदत छुड़ाने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए दोनों क्या किए,
शादी करने की सोचे, यानी दोनों के परिवार वाले दोनों की शादी करने की सोचे और दोनों की शादी कर दी। अब ये दोनों भी दबाव में आकर शादी कर दी, क्योंकि घर वाले मानने को तैयार नहीं थे, तो ये दोनों भी शादी कर लेती। अब शादी भी हो गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी इनका जो संबंध है, जो फिजिकल संबंध आपस में ये बनाती थी समलैंगिक, ये इनका चालू रहा, इनका जारी रहा। अब शादी हो गई, दोनों के पति आ गए हैं। आपको बता दें, जो शांता है उसका पति पंकज। अब शादी के बाद एक बच्चा होता है श्रेयांशु, जिसका नाम पड़ता है, और श्रेयांशु धीरे धीरे 4 साल का हो जाता है। अब श्रेयांशु होशियार हो रहा था और उसी के घर आती थी इशरत परवीन, ये महिला, यानी उसकी माँ की सहेली। अब आपस में खेलते थे, बातें करते थे। श्रेयांशु भी छोटा था, लेकिन अब होशियार हो चुका था, लगभग 4-5 साल का हो चुका था। अचानक एक दिन ये खेलने गया हुआ था। खेलने जाने के बाद अचानक घर में आता है, तो अपनी माँ और जो सहेली है उसकी माँ की, उसे एक आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, यानी एक नग्न अवस्था में देख लेता है। जिसके बाद श्रेयांशु शर्मा जाता है और घबराने के बाद वो अचानक बाहर आता है और बैठ जाता है। अब ये बात दोनों को पता चल जाती है कि श्रेयांशु देख लिया है, यानी उसकी माँ शांता को भी और उसकी दोस्त सहेली परवीन को भी। अब दोनों को पता चलने के बाद ये दोनों सोचती हैं कि अब ये बेटा मुंह ना खोल दे बाहर, बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि शादी के बाद ऐसा। अब पूछताछ में भी पता चला कि जो पंकज है, जो इसका पति शांता शर्मा का, ये जानता था इनके संबंध के बारे में, लेकिन चुप रहता था, क्योंकि बेटा भी है, आस पड़ोस के लोग भी हैं, इज्जत भी है। अब बात यह है कि ये दोनों संबंध बनाने तो हरदम करती थी, यानी संबंध बनाती थी, लेकिन बात ये था कि इन्हें डर था कि ये मुंह ना खोल दे। तब ये लोग एक प्लानिंग करती हैं और श्रेयांशु को 17 फरवरी यानी 18 फरवरी की रात को एक वजनदार चीज से उसके सर पर वार करती हैं, और वार करते करते जब तक वो मरता नहीं है तब तक छोड़ती नहीं। और फिर उन्हें शक होता है कि ये जिंदा तो नहीं है, तो ये लोग चाकू लाकर उसके हाथ की नस काट देती है। अब काफी भयानक और काफी विभत्स केस है। आपको बता दें, उसके बाद भी ये लोग का जी नहीं मारता, और गणेश जी की वहां पर मूर्ति रखी होती है, उस मूर्ति से भी इसके सिर पर, यानी 4 साल के मासूम श्रेयांशु के सर पर वार करते हैं। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करना हमारे YouTube चैनल को।